उस टाइम पे उनकी हाइट बढ़ रही है, प्लस जैसे आपने मेंशन किया ब्लीडिंग हो रही है, सो दे माइट बिकम एनेमिक ऑल्सो। सिर्फ पीसीओ ओवरीज जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ही अकेली नहीं है, पीरियड्स इरेगुलर होना या हैवी फ्लो होना या फिर फेस पे एक्ने होना, वेट गेन होना, इवन मेटाबॉलिक सिंड्रोम लेटर ऑन इन लाइफ, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये उसके साथ में एडेड ऑन है। सी आई थिंक इट नीड्स मोर अवेयरनेस फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन द चाइल्ड, बिकॉज उसके लिए तो अभी न्यू एक्सपीरियंस है, सो शी डजंट हैव अ हिस्ट्री पहले की कि पहले कैसे साइकिल्स थे। फ्रीडम इज नॉट ओनली कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको या you are able to wear clothes which your society is okay or not, and you are able to express yourself fully. Hi, welcome to episode 2 with Dr. Kunjan. लास्ट टाइम हमने बात करी थी मिनार्की के बारे में, इस टाइम हम बात करेंगे जनरली गर्ल्स की जो 13 ईयर्स अबव एज होती है, टीन एज होती है, उसके बारे में। हेलो मैम। हाय। सो मैम, जैसे हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिस्कशन किया था जहाँ काफ़ी पेरेंट्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। सो नाउ दे वांट टू नो ये टीनेज के क्या प्रोसेस होता है बच्चों का व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ टीनेज। बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, कई बार एक्स्ट्रा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ब्लीडिंग कम हो रही है, इन सब चीज़ों को फेस करते हैं बच्चे। और अनलाइक अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो पीसीओएस और पीसीओडी बड़े कॉमन होते हैं इस एज ग्रुप में, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सो बेसिकली क्या है कि ये एज ग्रुप जो है, आजकल की जनरेशन जो है वो इतनी आउटडोर एक्टिविटीज़ में नहीं है, मतलब दे आर बेसिकली मोर फोकस, जैसे कि पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत है, सो स्कूल जाएंगे, स्कूल के बाद में दे विल कम बैक होम और उसके बाद लैपटॉप्स या आईपैड्स पे दे स्टार्ट वॉचिंग सीरीज या फिर कोई गेम्स खेलने लगे। सो द आउटडोर फोकस हैज चेंज टू इंडोर फोकस। और खाने में भी जो पहले जिस टाइम पे हमारे टाइम पे खाने में दाल चावल जैसे होता था कि खाने में सब्जियां ये सब ज़्यादा हो, उसकी जगह पे अब नाउ इट्स मोर ऑफ अ फास्ट फूड टाइप, बर्गर, पिज्ज़ा, chips and everything. So if I say protein rich food is much more required for the yeah because they are the growing age group and उस टाइम पे उनकी हाइट बढ़ रही है, प्लस जैसे आपने मेंशन किया ब्लीडिंग हो रही है, सो दे माइट बिकम एनेमिक ऑल्सो, तो उनको अच्छा प्रोटीन वाला और हाई आयरन रिच खाना चाहिए इस टाइम पे। और उसकी जगह पे ये सारा फैट फिल्ड और ये पूरा वाइट फ्लावर वाला जो है पास्ता पिज्जा ये सब ज्यादा इनके खाने में जा रहा है, जिससे दे आर गेनिंग वेट गेन होने की वजह से, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, पीरियड्स भी जल्दी होने लग गए हैं एंड पीरियड्स कैन गेट इरेगुलर ऑल्सो। जो पीसीओडी पीसीओएस है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड व्हाई इट इज सो कॉमन दीज डेज एज कम्पेयर टू पहले टाइम पे क्यों नहीं था, बिकॉज द लाइफस्टाइल हैज चेंज एंड द लाइफस्टाइल इतने छोटे बच्चे की एज से ही शुरू हो जाता है चेंज। बाहर जाके खेलने का उनका है ही नहीं है सिनेरियो। पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस क्या है? लाइक व्हाट इज पीसीओएस और पीसीओडी ऑलमोस्ट सेम है। पहले टाइम पे पीसीओडी बोलते थे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, देन लेटर ऑन विद रीसेंट एडवांसेस एंड रिसर्चेस दे फाउंड कि इट्स नॉट अ डिजीज जब हम किसी चीज को बोल देते हैं तो बीमारी का नाम हो जाता है। सो ये अब हो गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व हैं। सिर्फ पीसीओ ओवरीज जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ही अकेली नहीं है, पीरियड्स इरेगुलर होना या हैवी फ्लो होना या फिर फेस पे एक्ने होना, वेट गेन होना, इवन मेटाबॉलिक सिंड्रोम लेटर ऑन इन लाइफ, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये उसके साथ में एडेड ऑन है। एंड विद एज जैसे हम और आगे जाएंगे, पीसीओएस और पीसीओडी कैन लीड टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो या फिर सब फर्टिलिटी भी कर सकती है। So the implication is which starts from the teenage only. So in short अगर हम बोलें तो PCOS girls are more prone to infertility. So PCOS itself is a condition that is counted as a subset in infertility में, because क्या है ना, अगर आपका साइकिल रेगुलर नहीं हो रहा that means आपका ओवुलेशन भी रेगुलर नहीं हो रहा, और अगर ओवुलेशन रेगुलरली हर मंथ नहीं होगा, एन ओवुलेशन या हम सब ओवुलेशन कहें कि जिसमें ओवुलेशन हो नहीं रहा या डेढ़ 2 महीने बाद हो रहा है, लेट हो रहा है, सब ओवुलेशन, ये सब के सब इवेंचुअली इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे। सो मैम अगर किसी some child is facing this issue, late periods का, maybe somewhere around 45 days पे उसको हो रहे हैं, 40 days पे periods हो रहे हैं,
सो व्हाट इज द राइट टाइम कि उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? अब 3 महीने में ऐसा हो चुका है, 4 महीने द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, सो क्या टाइम पीरियड है जब डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए? See, I think it needs more awareness from the parents' point of view rather than the child, because उसके लिए तो अभी न्यू एक्सपीरियंस है. So she doesn't have a history पहले की कि पहले कैसे साइकिल्स थे. So whenever I meet parents of such patients, I emphasize that कि आप एक menstrual calendar बनाइए, एक डायरी बनाइए जिसमें आपको हर महीने में कितने दिन को उसको पीरियड आए, आपकी डॉटर को कितने दिन में हैवी फ्लो था, किसी में पेन था कि नहीं था, कोई क्लॉट तो नहीं था, उससे पहले ब्लीडिंग हो रही थी नहीं हो रही थी, कितने दिन चली, मतलब दैट इज द वे यू विल हैव टू राइट इट. बिकॉज क्या है ना, एक बार एक साइकिल हो गया, आप अगले 2 साइकिल के बाद में यू कैन नॉट रिकॉल कि वो कैसा था. सो दैट अवेयरनेस नीड्स टू बी देयर. सो 3 to 6 months की अगर आप एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर डायरी बनाएंगे, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो टू सी. आपको भी दिखेगा कि कितना क्या कुछ फर्क लग रहा है और आप डॉक्टर को भी बता पाएंगे. क्योंकि बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि जिसको किसी को शुरू से ही हैवी साइकिल्स आ रहे हों, अगर आप उनको बोलो आपको हैवी साइकिल्स हैं तो बोलेंगे नहीं हमें तो उनके ऐसे ही आते हैं, इट्स नॉर्मल. इट्स ओनली व्हेन यू रियलाइज कि उनका हीमोग्लोबिन ही 7-8 है, तो जो उनको नॉर्मल है विच इज एक्चुअली एबनॉर्मल फॉर देम, तो वो तभी पता चलेगा. सो मैम कई बार हम बोलते हैं कि इफ यू आर कॉन्स्टेंटली हैमरिंग अ चाइल्ड कि तुम्हारी ये डेट थी पीरियड्स की, नेक्स्ट डेट भी समवेयर अराउंड दिस होगी, वो कांस्टेंट अटेंशन बच्चे का उसी में लगा रहता है व्हेन दे गो टू स्कूल ड्यूरिंग दोस टाइम पीरियड्स कि अब तो ये 30 मार्च हुआ, फिर 30 मार्च से 30 अप्रैल, वो कांस्टेंट रिमाइंडर होता है बच्चे के दिमाग में. दैट आल्सो गेट्स द अर्ली पीरियड्स टेंशन कि पीरियड्स आने वाले हैं. So not only that, I think stress in any form can cause. तो चाहे फिजिकल एक्सर्शन हो, किसी महीने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हुई या फिर आपने बहुत हैवी वर्कआउट किया, तो आपके पीरियड्स चेंज कर सकते हैं. डेट पहले भी आ सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं. सिमिलरली अगर आपने जैसे कोई फीवर हो गया आपको, दैट्स ऑल्सो फिजिकल स्ट्रेस. तो अगर कोई पीरियड्स से पहले कोई बहुत सारे डिफिकल्ट एग्जाम्स आ रहे हैं, then also so stress is an important part in that. but जैसे आपने डेट बोला, आज की डेट में क्या है ना, इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड जो कहते हैं ना कि गुड फैक्टर्स ऑफ रिसेंट जो आजकल डेवलपमेंट है ऑफ साइंसेस, जो एप्स हैं उसमें देयर आर मेंस्ट्रुअल एप्स. तो आपको इतना ट्रैक रखने में इट शुड नॉट बी डिफिकल्टी फॉर दैट. आपको कब आए पीरियड, कब खत्म हुए, कोई डे ज्यादा था नहीं, यू कैन एक्चुअली ट्रैक इट ऑन दैट ऑल्सो. सो अनलाइक अगर हम बात कर रहे हैं, पेरेंट्स शुड बी मोर कंसर्न अबाउट द डॉटर्स जब उनके पीरियड्स होते हैं, एंड पेरेंट्स शुड नोट डाउन द कैलेंडर फॉर देयर चाइल्ड initially till the time she herself starts understanding कि what is the process and कितना दिन रेगुलर है, कितना दिन कम है, ज्यादा है, तो उसको खुद को भी आइडिया हो जाए. जब तक मैम आजकल सर्वाइकल कैंसर की हम बहुत बात करते हैं, एंड लास्ट हमने डिस्कस किया भी था, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ चुकी है विच आर वेरी गुड ऑल्सो. सो उसका क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, किस टाइम पे बच्चे को ले लेनी चाहिए? सी अब आजकल कई गाइडलाइंस में हमारे ये भी है कि 9 years ऑनवर्ड ले लेनी चाहिए, बट 11 years इज ऑल्सो गुड एज फॉर स्टार्टिंग द वैक्सीन फॉर द चाइल्ड, बिकॉज 11 to 13 years से पहले सिर्फ 2 ही डोजेस लगेंगी उनको, पर आफ्टर 13 years 3 डोजेस का शेड्यूल पूरा कंप्लीट करना होता है. प्रेफरेबली इट इज बेटर बिफोर द चाइल्ड इज सेक्शुअली एक्टिव. तो पर 11 साल पे आई थिंक इट्स अ फेयर इनफ. थोड़ा बच्चा मेच्योर भी है, 9 साल से ज्यादा बेटर एज में है, तो वो थोड़ा समझ भी पाएगा, तो इसलिए उसको वैक्सीनेशन तब स्टार्ट करा जा सकता है. सपोजिंगली बाय चांस मैम समवन हैज मिस्ड दिस 11 years पे जो उनको वैक्सीनेशन होता है, मे बी स्किप हो गया किसी भी तरह पेरेंट्स से, अब क्या एज है नेक्स्ट वो स्टार्ट कर सकते हैं जिन्होंने पहले पीछे नहीं लिया? टिल 45 years कभी भी कर सकते हैं. Till 45 It years is only that why we say sexually active से पहले is because जब तक आप HPV वायरस को एक्सपोज नहीं हुए हैं, तो आपकी इम्यूनिटी और आपको उस वैक्सीन से बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिलेगा. बट अगर आप एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी, तो देन वी डोंट नो वेदर यू हैव बीन एक्सपोज टू दैट टाइप ऑफ द वायरस और नॉट, जिसके अगेंस्ट, और हो सकता है कि नहीं भी हो. सो इट इज बेटर टू स्टिल गेट वैक्सीनेटेड. हो सकता है आपको उसका बेनिफिट हो सकता है आपको कम बेनिफिट हो सकता है ना भी हो, बट कोई नुकसान नहीं है उसको लगवाने में. मैम अब हम बात करते हैं, सिंस द गर्ल चाइल्ड इज देयर एंड शी इज इनटू टीन्स, राइट, वी हैव सीन, एवरीबडी हैज सीन कि स्कूल सारी सेक्स एजुकेशन देता है, सब कुछ देता है,
बट देन टू मीटिंग अ डॉक्टर मेक्स एन इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन जिसको बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझता है व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज अ गर्ल कैन फेस और अ बॉय कैन फेस इफ दे आर गोइंग टू डू समथिंग विच इज़ नॉट like which is harmful for them. So yeah, what I feel is कि this is a conversation that the parents should also have with the child. वो एक डॉक्टर या एक टीचर नहीं कर सकता आपके बच्चे को पूरा जितनी देर आप रह रहे हैं अपने बच्चे के साथ. So definitely अगर बिफोर कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बोला डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट बिकॉज पेरेंट्स ने बात कर ली, अभी कंप्लीटली अग्री, पेरेंट्स ने बात कर ली, बच्चे को समझा दिया. बट अगेन जैसे डॉक्टर बोलता है कि दिन में 2 बार या 3 बार ये डोज लेनी है, दैट मेक्स एन इम्पैक्ट टू द पेशेंट. द सेम वे दैट इम्पैक्ट अ डॉक्टर कैन गिव टू अ चाइल्ड ऑल्सो. सो या प्री मैरिटल सेक्स अगर है तो उसमें आपको बहुत ज़रूरी है दोनों को ये चीज़ रियलाइजेशन कराना कि वाई यूजिंग प्रिकॉशंस आर इम्पॉर्टेंट. इट नॉट ओनली प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज बट उसके साथ साथ में जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, HIV और हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, इन सब से भी प्रोटेक्शन रहता है. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्री मैरिटल सेक्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप और आपका पार्टनर जो है इस चीज़ को समझें कि व्हाट इज सेफ सेक्स एंड व्हाट हार्म इट विल लीड टू इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट. Okay. Now, the next question is, ma'am, because teenage में now everybody is leading their free life, and now they are having multiple partners also, and that's very easy, like easy-going life for them. Now, we are not complaining कि having multiple partners, but वो उसके consequences क्या होते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है. So एज आई ऑलरेडी मैंशन कि पहले में अगर मैं बोल रही हूँ आपको STDs की चांसेस हैं, देन डेफिनेटली यू आर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ STDs मोर बाय हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. इनफैक्ट सर्वाइकल कैंसर भी जो है उसका भी रिस्क जो है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली HPV आपको वायरस किसी से भी ट्रांसमिट हो सकता है. सो ये सारे फैक्टर्स भी आपको एड ऑन अपने देखने हैं कि कैन हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स लीड टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो. So some STDs can lead to infertility, जैसे like chlamydia infection हो गया या gonorrhea infection हो गया. So later on they can harm the tubes in a female also. उसकी infertility का reason बन सकती है infection जो है. But we cannot actually categorize it like that कि multiple sexual partners हैं इस करके infertility है. No, any infection can lead to. हो सकता है किसी के नहीं भी हो multiple, normally कभी infection हो गया हो तो हो गई. So we cannot generalize it like that. I completely agree with you, ma'am. But again, this is this for the, as this episode is only for girls, they should understand what they can go through. This is what we want to make them aware. I feel freedom is not only कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको या यू आर एबल टू वेयर क्लोथ्स विच योर सोसाइटी इज ओके और नॉट एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फुली. फ्रीडम इज व्हेन यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू रियलाइज दैट कि इवेंचुअली आपकी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्री मैरिटल सेक्स देन आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So even if you feel that the boy is not interested in using a condom, you have to make sure that he uses that, or you are not interested. For your safety, that they have to keep their safety first. Thank you so much, ma'am, for this episode. अब next time बहुत जल्दी हम एक और episode के साथ आएंगे जो कि होगा pre-conceptional counseling के लिए, so that people are aware and they know when to plan for a child, how to plan for a child. Thank you so much, ma'am. Thank you.